हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा एंड आज हम फरवरी मंथ के कंपाइलेशन का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, बैंकिंग न्यूज़ एंड इंतरिम बजट हाईलाइट। इंतरिम बजट में हम डिस्कस करेंगे कौन सी स्कीम्स पर डिस्कशन किया गया है, उन स्कीम्स को देखेंगे। अलग अलग मिनिस्ट्री एंड स्कीम्स के लिए जो बजट अलॉटमेंट हुआ है वो भी हम देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना है जिससे आप इंतरिम बजट के हाईलाइट्स को समझ सको। अगर आपके पेपर जुलाई से पहले हैं, अगर आपका कोई एग्जाम जुलाई से पहले है तो डेफिनेटली इंतरिम बजट आपको मदद करेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्लियर है? जैसा कि मैंने बताया, ये मंथली कंपाइलेशन का लास्ट पार्ट है। इसके मैंने रिमेनिंग जो पार्ट्स है वो कवर किए हैं, जैसे कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल के अलावा स्टेट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स सेगमेंट, इंडेक्स रिपोर्ट, सब कुछ कवर किया गया है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो मंथली कंपाइलेशन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, तो क्विक रिवीजन में ये मंथली कंपाइलेशन आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे और आपको इसी कंपाइलेशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे मंथली मैगजीन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अगर आप मंथली मैगजीन लेना चाहते हैं आपके रिवीजन पर्पस के लिए तो आप एक बार oliveboard.in हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर भी आपको मैगजीन मिल जाएगी। तो मैगजीन आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मैगजीन ली है, आपने उसको एक बार रीड किया है, तो आप जब दोबारा रीड करोगे ना एग्जाम के समय में तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो पाएंगी। ठीक है, तो एक बहुत आसान तरीका होता है लास्ट समय पे आपके रिवीजन को करने के लिए। या तो आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं या मंथली कंपाइलेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी पहली न्यूज़ से। कैबिनेट अप्रूव्स स्कीम फॉर शुगर सब्सिडी ऑफ द AAY फैमिलीज अंडर द PDS। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AAY? मतलब अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनको शुगर सब्सिडी एक्सटेंड की गई है 2 ईयर्स के लिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द PDS, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर? तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक्सटेंशन दिया है शुगर सब्सिडी। शुगर आपको 18.50 रुपीज़ पर केजी पर मंथ पे प्रोवाइड की जाएगी। ये वो फैमिलीज हैं जो AAY फैमिलीज हैं, मतलब अंत्योदय अन्न योजना के अंदर बेनिफिशरीज हैं, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर शुगर दी जाएगी। और ये एक्सटेंशन 2 ईयर्स के लिए हुआ है। कब तक? 31 मार्च 2026। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। कब तक के लिए शुगर सब्सिडी को एक्सटेंड किया गया है? तो 31 मार्च 2026 के लिए किया गया है। जब हमारा 15th फाइनेंस कमीशन बना था, 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है NK सिंह, और तब वहां पर शुगर सब्सिडी देने की बात की गई थी। इसी को एक्सटेंड किया है 2020-21 से 25-26, और बजट है 1850 करोड़ रुपीस। अप्रॉक्सीमेटली 1.89 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा, बेनिफिशरीज होंगे। ठीक है, अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस सिस्टम को शुरू किया था, और PDS सिस्टम को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ जॉइंटली इन्वॉल्व होती हैं और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट FCI को बोलता है कि आप स्टोरेज हाउसेज बनाओ, फूड को प्रोक्योर करो, और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में किया जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राशन की दुकानों तक पहुंचाएं और जो बेनिफिशरीज हैं उन तक ये पूरे प्रोडक्ट पहुंच पाए। इस तरीके से PDS सिस्टम वर्क करता है। PDS सिस्टम में आप देखेंगे वीट, राइस, शुगर, केरोसिन, कई तरीके की चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं स्टेट एंड UT में। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पेशली जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं लोग, VPL होल्डर हैं, उनके लिए 1997 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड किसको टारगेट करना है? स्पेशली फोकस करना है पुअर लोगों पे, जिनकी जो आप कह सकते हैं BPL कार्ड होल्डर है, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। क्लियर इतनी चीजें? अंत्योदय अन्न योजना को 2000 में, दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था कि पुअर फैमिलीज को बेनिफिट प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये ऑलरेडी
एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट फंड है इसको फर्दर एक्सटेंड किया है और फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने कंटिन्यूशन के लिए अप्रूवल दिया है, कंटिन्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब ये जो फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर ही बनाया गया था, जिसके लिए बजट है 29,610 करोड़ रुपीस फॉर अनदर 3 ईयर अप टू द 25-26। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग फंड है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आने वाले 3 और सालों के लिए रहेगा, 25-26 तक काम करेगा और इसके लिए बजट है 29,610 रुपीस। इस स्कीम का क्या मकसद है? बेसिकली हमारी जो डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, एनिमल फीड प्लांट है, या फिर आपका जो एनिमल वेस्ट प्लांट है, इन सबको सेटअप करने के लिए आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये फंड रेडी किया गया है। इसके अलावा वैक्सीन का ट्रायल करना है, जो ड्रग्स रेडी करना है फॉर एनिमल्स, तो उस सब के लिए जो सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है उसमें पैसा इस फंड से खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 8 ईयर्स प्रोवाइड करेगी, इंक्लूडिंग 2 ईयर ऑफ द मोरेटोरियम फॉर द लोन अप टू द 90% फ्रॉम द शेड्यूल बैंक एंड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड एटसेट्रा। ठीक है, मतलब आपको 3% छूट मिलेगी आपके इंटरेस्ट पे जो आप यहाँ पर लेते हैं अंडर दिस फंड। ठीक है, और कोई भी प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल या एमएसएमई या कोई ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्टर है, वो कोई भी कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकती है और गवर्नमेंट का इसका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू द एमएसएमई एंड द डेयरी कोऑपरेटिव अप टू द 25% ऑफ द क्रेडिट बोरोड फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ द 750 करोड़ रुपीज। यहाँ पर 25% की क्रेडिट गारंटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एमएसएमई को। ठीक है, इतनी चीजें, तो ये बातें यहाँ पर की गई हैं। नेक्स्ट है इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस। इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्री हैं, वो 8 कोर इंडस्ट्री के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 इंडस्ट्रीज लिख दी और पूछ लिया कि इनमें से कोर इंडस्ट्री कौन सी नहीं है, तो आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम पता होने चाहिए। कौन कौन सी? सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील। ठीक है, ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और हमारा अगर यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया गया है, क्या बोला है इसमें देख लेते हैं। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री इन इंडिया exhibited a provisional growth of 3.8% in December 2023 compared to 2022। तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 दिसंबर तक इन 8 इंडस्ट्रीज में ग्रोथ कितनी हुई है? 3.8%। सभी एरियाज में ग्रोथ हुई है एक्सेप्ट द क्रूड ऑयल एरिया। क्लियर? अब यहाँ पे जो एस्टिमेशन किया जाता है या जो कंपैरिजन किया जाता है उसका बेस ईयर क्या है? 2011-12 से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस हैज लॉन्च इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फ्रांस का लायरा, फ्रांस का क्या ग्रुप है? लायरा, इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया है और यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया है फ्रांस में। फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसमें यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आईफिल टावर से इसकी शुरुआत की गई थी। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका नाम है और इसे पायलट बेसिस पे डॉक्टर रघुराम राजन जो कि गवर्नर थे उस समय आरबीआई के, उनके द्वारा शुरू किया गया था 2016 में। और फिर बैंक्स ने भी इस सुविधा को स्टार्ट कर दिया, अपने एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। गूगल पे अवेलेबल हो गया, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया कब? अगस्त 25, 2016 में। अब यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, लाइक सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस। इसके अलावा आप देखेंगे नेपाल, यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट, RBI announced 97.50% of the 2000 rupees note return to the system। देखिएगा, जब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और 500 और 1000 रुपीज के नोट्स को बंद कर दिया गया था, तो मनी को सर्कुलेशन में बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2000 रुपये की करेंसी को लॉन्च किया था। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 2016 में, नवंबर 2016 में 2000 रुपीज के बैंक नोट को लाया गया था मार्केट में, पर उनका प्रोडक्शन
फिर कुछ समय बाद आरबीआई ने बंद कर दिया था। और आरबीआई ने 2023 में अनाउंस किया था कि जिसके पास भी 2000 रुपीज के नोट थे वो अपने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दें, बैंक में जमा करा दें। लेकिन स्टिल 2000 रुपीज का नोट एक लीगल करेंसी है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप 2000 रुपए के नोट को दोगे तो वो डिनाई कर देगा, नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लीगल करेंसी है, राइट। यहां पर बोला गया कि 2000 रुपीज के नोट जो सर्कुलेशन में थे उनकी टोटल वैल्यू आप देखेंगे टोटल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन 97% जो 2000 रुपीज के नोट है वो वापस आ गए हैं, बैंक्स के पास आ गए हैं। लेकिन स्टिल 8,897 करोड़ रुपीस के 2000 रुपीस के जो नोट है वो अभी भी सर्कुलेशन में है। इसलिए बैंक ने कहा है कि आपकी लीगल करेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। पहली बार इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? इस स्कीम का मकसद था कि लोग फिजिकली गोल्ड को ना खरीदें, फिजिकली घरों में गोल्ड को ना रखें। अगर आपको गोल्ड लेना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आप बॉन्ड के जरिए गोल्ड को परचेस करो, जिससे क्या होगा, हमें ज्यादा अमाउंट में इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा गोल्ड को। इसलिए इस स्कीम को 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब सोवरियन गोल्ड बॉन्ड कौन इशू करता है? तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई इसे इशू करती है, इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्ट सिमिलर टू द टी बिल्स। जो आपके ट्रेजरी बिल होते हैं वो भी गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई ही तो इशू करती है, करेक्ट। तो एलिजिबिलिटी कौन रखता है, कौन इन बॉन्ड्स को परचेस कर सकता है? तो कोई भी रेसिडेंट जो भारत का नागरिक है, आप और मैं, इंडिविजुअल्स, या फिर आपके जो ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी इसे खरीद सकते हैं। मतलब जो एनआरआई पर्सन है, फॉरेनर्स हैं, वो इन बॉन्ड्स में परचेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब टेंडर की बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 इयर्स का होता है। बट अगर आपको मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिडम्पशन करना है तो प्री मैच्योर रिडम्पशन पॉसिबल है 5 ईयर के बाद। मिनिमम साइज कितनी होती है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड होती है। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? तो मैक्सिमम लिमिट अलग अलग यूनिवर्सिटी या इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग है। अगर हम इंडिविजुअल की मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल 4 kg की वैल्यू तक के बॉन्ड्स को परचेस कर सकता है, जबकि कोई ट्रस्ट है तो वो 20 kg के गोल्ड की वैल्यू तक वो परचेस कर सकता है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को डिसाइड कौन करता है? तो वैल्यू को डिसाइड किया जाता है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की वैल्यू डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है। कौन यहाँ पर इशू करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप क्या इनको बेच सकते हैं? तो आंसर है जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है विल बी सोल्ड थ्रू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड द रीजनल बैंक। क्लियर है? तो ये बातें यहाँ पे है। इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 2.50% पर एनम, और पेबल सेमी एनुअली, मतलब 6-6 महीने में इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ये बात। और कोलेट्रल यहाँ पे अगर देखोगे तो एज अ कोलेट्रल हम इन बॉन्ड्स को यूज कर सकते हैं अगर हमें बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है विच इज इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। 1919 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था, और यही बॉडी है जो हमारे देश में गोल्ड के डेली बेसिस पे प्राइस को डिसाइड करती है, और इसी के आधार पर फिर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू किया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बॉडी काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। OECD मार्जिनली रेज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.2% फॉर द FY25। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मींस OECD ने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट की, और इन्होंने कहा है कि FY25 में इंडिया की जीडीपी 6.2% रहेगी। पहले इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 6.1% रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है जो कि अपडेटेड चार्ट है। जैसे कि OECD ने कहा कि FY25 में भारत की जीडीपी 6.2% रहेगी, वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 6.7% रहेगी। वर्ल्ड बैंक एंड S&P कहते हैं कि 6.4% रहेगी इन FY25, और IMF कहता है कि 6.5% रहेगी। ठीक है, जीडीपी से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, जहां जिस रूम में आप स्टडी करते हैं उसको वहां पे लगा लीजिए, और डेली बेसिस पे उसको देखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा डेटा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट इनहांस गारंटी स्कीम फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट।
अब ये क्या स्कीम है, नाम से समझ में आ रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए कोई ये गारंटी स्कीम है। मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों में बिजनेस आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करने के लिए ये क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 66 entities promoted by the scheduled caste entrepreneurs have been sanctioned guarantee cover of approximate 72 crore rupees under the credit enhancement guarantee scheme for the scheduled caste। बेसिकली ऐसी कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2014-15 में से लॉन्च किया गया था और इनिशियल जिसका बजट था वो 200 करोड़ रुपीज था। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक है, बेनिफिट कौन होते हैं, बेनिफिट वो शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेन्योर होते हैं या ऐसी एंटिटीज होती हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग बैंक से, या फिर आपके जो MLIs होते हैं, जो आपके मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनसे लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोअर लिमिट क्या होती है 15 लाख और अपर लिमिट क्या होती है 5 करोड़ रुपीस की होती है। यहाँ पे किसी भी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती लोन को लेने के लिए, लेकिन आपको 7 ईयर का समय दिया जाता है मैक्सिमम रीपेमेंट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर लगता है, तो उस हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। RBI ने यहाँ पर रेपो रेट को अनचेंज रखा है 6.5%। ठीक है, रेपो रेट की बात आप देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट 3.75%, बैंक रेट 6.75% आपको रखा है और इन्होंने GDP फॉरकास्ट की है 7%। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बैंक रेट होता है वही आपका MSF होता है विच इज 6.75% और SDF है 6.25%। ठीक है, चलिए, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय द 31st of March 2026। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 25,000 जन औषधि केंद्र को सेटअप करेंगे इन इंडिया। टारगेट है 31 मार्च 2026 का और ऑलरेडी इंडिया में 10,000 जन औषधि केंद्र ऑपरेशन में है। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा पब्लिश किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर भगवंत कुबा ने जो डेटा पब्लिश किया, उन्होंने बताया हमारी कंट्री में 10,625 जन औषधि केंद्र अभी ओरिजिनली काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जन औषधि केंद्र क्या होते हैं, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसे गवर्नमेंट ने 2008 में लॉन्च किया गया था और ये जन औषधि केंद्र जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं मार्केट से डिस्काउंटेड 50 से 80% डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर एक और डेटा पब्लिश किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने बताया है कि MSME का कंट्रीब्यूशन हमारे GDP में कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ MSME सेक्टर इन द GDP। तो आप देख सकते हैं MSME सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में और एज अ मैन्युफैक्चरर क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपको यहाँ पे जो 21-22 का डेटा है वो थोड़ा सा देखना है। तो शेयर ऑफ MSME GVA इन ऑल इंडिया GDP कितना है, 29.1% है और मैन्युफैक्चरिंग में 36.2% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिखा है जो MSME को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम हो गई। इसके अलावा आपका PLI स्कीम चलती है MSME को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक आपका सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया फंड चलता है जिसको 50,000 करोड़ रुपीस के साथ तैयार किया गया था और इसमें भी बेसिकली MSME सेक्टर को फंडिंग की जाती है। तो आप इन सबको पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बेसिकली दी है कि जो हमारे देश में काम चल रहा है MSME के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, तो एक आइडिया आपको यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। हमारे देश में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्कीम है विच इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उसी की ही एक सब स्कीम बेसिकली रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय द यूनियन कैबिनेट। नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना फॉर द पीरियड ऑफ 4 years 23-24 से 26-27 के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके लिए बजट रखा है 6,000 करोड़ रुपीज। देखो, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी सेट में मिल सकती है। इसका बजट, इसका ईयर याद रखेंगे, साथ ही साथ याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, मकसद क्या है, इसका मकसद केवल यही है ब्लू इकोनॉमी, एक्वाकल्चर को इम्प्रूव करना, जो हमारे फिशरमैन हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, यही इसका मकसद है बेसिकली। अब यहाँ पे अगर फंडिंग की बात करते हैं, जो 6,000 करोड़ रुपीस है उनमें से 50% मतलब 3,000 करोड़ रुपीस
पब्लिक फाइनेंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो आपके फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं वर्ल्ड बैंक के अलावा, वो इसे फाइनेंस करेंगे और रिमेनिंग 3000 पब्लिक प्राइवेट एंटिटी से रिसीव किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $200 million लोन फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर मैनेजमेंट। एवरी ईयर आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आती है आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और फ्लड आने के साथ साथ सॉइल इरोजन की भी प्रॉब्लम बनी होती है। तो इसे ही मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक डील साइन की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा $200 million लोन। $200 million लोन किसके लिए? रिवर बैंक में इरोजन रिस्क मैनेजमेंट के लिए और आपका फ्लड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, डन। अब यहाँ पे जो फंड तो आपको मिल गया, लेकिन आप इस फंड को यूज कैसे करोगे? तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट of the government of Assam will be responsible for implementing the work, while the Assam Agroforestry Development Board will make use of nature-based solution। तो ये लोग बेसिकली इस पे काम करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल क्विट्स पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड। तो इन्होंने बेसिकली पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड को रिसेंटली क्विट कर दिया है। नाम है मंजू अग्रवाल, और मंजू अग्रवाल एसबीआई की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लेडी रही हैं, और उन्होंने ही जो आपका योनो एप्लीकेशन है एसबीआई का, उसको लॉन्च करवाया था। लॉन्च ऑफ यूपीआई एंड रुपे कार्ड इन द श्रीलंका एंड द मॉरिशियस। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशियस के प्रवीण जगन्नाथ, उनकी प्रेजेंस में श्रीलंका और मॉरिशियस में रुपे कार्ड सर्विस की शुरुआत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यूपीआई एंड रुपे कार्ड। तो श्रीलंका और मॉरिशियस में आपका यूपीआई शुरू हुआ है और मॉरिशियस में रुपे कार्ड शुरू हुआ है। ठीक है, रुपे कार्ड आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया का ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एनपीसीआई ने इसको तैयार किया था, इससे हमें क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन एट द बेस प्राइस ऑफ 96,317 करोड़ रुपीस। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम जो टेलीकॉम सर्विसेज है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इसके अलावा कवरेज भी इन्हांस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बैंड को ऑक्शन करेंगे, बेचेंगे। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो आके इसे बिडिंग करते हैं और खरीदते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अनाउंस किया है ऑक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम इन 800 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800, 2100 एंड 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज एंड 3300 मेगाहर्ट्ज एंड 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड को ऑक्शन में लाया जाएगा, और इनकी वैलिडिटी कब कितनी होगी? 20 ईयर्स की होगी, जिसका बेस प्राइस कितना है? 96,317 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक एडिशनल स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है फॉर द रेलवे, जिसका नाम है 700 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि आपकी जो रेल है, रेल बेस्ड अर्बन रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है, तो कम्युनिकेट करने के लिए रीजनल बेसिस पे, इसलिए एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया गया है जिसका नाम है 700 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, हमारा जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके लिए अलॉटमेंट हुआ है। पेटीएम ई कॉमर्स रीब्रांड एज अ पाई प्लेटफॉर्म एंड एक्वायर बिट्सला। रिसेंटली पेटीएम, देखो पेटीएम पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, आपको मैंने न्यूज़ में करंट अफेयर्स में बताया था। फिर पेटीएम ने कहा था कि हम थर्ड पार्टी ऑपरेटर के साथ काम करेंगे, तो इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ साइन किया था, एग्रीमेंट किया था। मतलब पेटीएम के लिए जो एज अ पेमेंट गेटवे काम करेगा वो कौन करेगा? एक्सिस बैंक करेगा। इसके अलावा पेटीएम ने अपना जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसको रीब्रांड किया है, उसका नया नाम रख दिया है पाई प्लेटफॉर्म। और एक आप देखेंगे एक वन ऑफ द ओएनडीसी सेलर कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी है, उसे भी एक्वायर कर लिया जिसका नाम है बिट्सला। ये सारे काम रिसेंटली पेटीएम में हुए हैं। नेक्स्ट है आरबीआई हैज इंक्रीज द सीलिंग ऑन फी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक टू 30 लाख रुपीज पर ईयर फ्रॉम द 20 लाख रुपीज। सीलिंग मतलब मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई चाहता है कि जो बैंक बोर्ड की कमेटी होती है उसमें एक मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति, बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति आए और अपने जो भी आपकी मतलब आपकी जो भी एक्सपीरियंस है उसको वो शेयर करें। ठीक है, तो क्वालिफाइड पर्सन्स को अट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई ने ये फैसला लिया है, और उन्होंने कहा है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक होते हैं उनकी जो फीस होती है वो पहले उसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीस थी, उसको इंक्रीज करके हमने कितना कर दिया है? 30 लाख रुपीस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पेटीएम एक्सप्लोर थर्ड पार्टी पाथ फॉर इजी यूपीआई एक्सेस।
तो ये मैंने आपको डिस्कस किया है, आपको पता है। एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया है। नेक्स्ट, रुपे कार्ड ऑफिशियली लॉन्च इन द अबू धाबी, नाउ यूपीआई एंड रुपे एप्लीकेबल इन द 7 कंट्री। तो रिसेंटली आपको पता है कि यूएई में भी यूपीआई और रुपे कार्ड सर्विसेज को एक्सेस कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है। अब ऐसी 7 कंट्रीज है हमारे पास जिनमें यूपीआई और रुपे कार्ड अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। यूपीआई को एनपीसीआई ने लॉन्च किया था इन 2016। नेक्स्ट है, नेशनल कोल इंडेक्स शो डिक्लाइन ऑफ 4.7% इन दिसंबर 2023। आप देखेंगे दिसंबर 2022 में हमारा जो कोल प्रोडक्शन था 163.19 MT था, वहीं दिसंबर 2023 में 155.44 MT आपको देखने को मिला। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है, ये कितना हुआ है आपका 4.75% का डिक्लाइन हमारे नेशनल कोल इंडेक्स में रजिस्टर किया गया। ठीक है, इसका बेस ईयर क्या होता है, 2017-18 होता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एक क्वार्टरली बुलेटिन है अक्टूबर दिसंबर 2023 के लिए। इस सर्वे को NSSO ने बनाया है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को लॉन्च किया है और सिंस अप्रैल 2017 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये सर्वे क्या बताता है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो 15 ईयर और उसके अबव हैं जो वर्क में लगे हुए हैं या काम करना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी इस सर्वे में बताई जाती है। तो इसके कुछ हम हाईलाइट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया कि हमारी कंट्री में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अर्बन एरिया में 48.2%। आप देखेंगे अर्बन एरिया में पहले अब अक्टूबर दिसंबर में 2022 में 48.2% था, जो इंक्रीज होकर 49.9% हो गया है। ये बात यहाँ पे कही है, आप टेबल से पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है टोटल हमारा जो यहाँ पर 49.9% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। अगर फीमेल में बात करें तो 25% है और मेल में बात करें तो 74% है। तो मेल में, फीमेल में और ओवरऑल तीनों ही कैटेगरी में ये जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कम हुआ है, 6.6% से 6.5% हो गया है। फीमेल में सेम है, मेल में भी आपका डिक्लाइन हुआ है 5.8। ठीक है, नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो रिसेंटली आदि महोत्सव हमने सेलिब्रेट किया था और आदि महोत्सव के साथ साथ हमने वेंचर कैपिटल फंड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब को भी लॉन्च किया। बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए इस फंड को लॉन्च किया है। इट इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड। इसे मैनेज कौन करेगा, तो इसे मैनेज करेगा IFCI वेंचर, जो कि एक सब्सिडी है IFCI लिमिटेड की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इन्वेस्टर कौन होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें इन्वेस्टर के रूप में काम करेंगे। बेनिफिशरीज के बारे में बात करें तो 10 लाख से 5 करोड़ रुपीस तक का 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे 4% इंटरेस्ट रेट पर एनम पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकें। ओनली फॉर द ट्राइबल पर्पस, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, और वहीं ST कम्युनिटी के जो वीमेंस हैं या डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 3.75% पर एनम होगा। इस तरीके के फैक्चुअल डेटा RBI पूछता है, वो डायरेक्टली 4 स्टेटमेंट लिखेगा तो ये इंटरेस्ट रेट वो पूछ लेगा। तो थोड़ा सा आप देखिए, पेपर को स्टडी कीजिए, आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एम्स और SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेशन किया है SBI के साथ और लॉन्च किया है एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। कहाँ पर, एम्स न्यू दिल्ली में। जिससे क्या होगा, इस पर कोई भी सर्विस चार्ज नहीं होंगे और इस क्रेडिट कार्ड से जो पेशेंट है वो इसकी सुविधा ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो आपका क्रेडिट कार्ड या पेमेंट कार्ड होगा, बेसिकली ये पेमेंट कार्ड आपके UHID नंबर मतलब यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर से भी कनेक्ट होगा। ठीक है, मतलब आपके पास जो आभा ID है उसके साथ भी ये कनेक्ट हो जाएगा। 1 टाइम पासवर्ड जनरेट होगा और इजीली आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। वैलिडिटी 5 ईयर्स की होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर आयुष्मान कार्ड इशू किए जाते हैं और आयुष्मान कार्ड इशू करने में आपको पता है सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने और 1600 करोड़ रुपीस 5 ईयर के लिए बजट अलॉट किया गया था। RBI एंड नेपाल राष्ट्र बैंक साइन पैक्ट फॉर द UPI NPI लिंक। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेपाल का जो राष्ट्र बैंक है
उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है और यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एनपीआई मतलब नेशनल पेमेंट इंटरफेस को इंटीग्रेट किया है, जिससे हम क्रॉस बॉर्डर और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजेक्शन को, फंड ट्रांसफर को कर सके और रेमिटेंस को भी ट्रांसफर किया जा सके बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट, IEPFA and DBS Bank sign a pact to spread awareness on the investment and the fraudulent schemes। तो ये हर साल मतलब ये लोग ना हर साल किसी ना किसी बैंक के साथ इस तरीके का टाई अप करते ही हैं। मैं बात कर रही हूँ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जिसका फॉर्मेशन 2016 में हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती हैं, और इन्होंने MOU साइन किया है डीबीएस बैंक के साथ। क्यों? एक अवेयरनेस कैंपेन रन करने के लिए कि लोगों को अवेयरनेस दिलाई जा सके कि आप जो म्यूचुअल फंड लेते हैं या आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक से आपको जो फ्रॉड कॉल आते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो कैसे अवेयरनेस दिलाई जाएगी? तो डीबीएस बैंक के बारे में बात करेंगे। तो डीबीएस बैंक के जितने भी ATMs होंगे, ATM के जो स्क्रीन होंगी उसके डिस्प्ले में दिखाया जाएगा, या फिर डीबीएस बैंक के जो भी कस्टमर है उनको मैसेजेस भेजे जाएंगे। डीबीएस बैंक की जो भी ब्रांचेस है वहाँ पे डिजिटल बोर्ड में या फिर आपके कह सकते हो शो किया जाएगा डिजिटली कि आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए। इस तरीके से पूरा काम होगा। तो ये लोग हमेशा कोई ना कोई यहाँ पर आप देखेंगे एग्रीमेंट करते रहते हैं। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक के साथ भी सिमिलर एक्टिविटीज के लिए इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया था। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में और 1968 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है 19 फाउंडेशन डे, सेलिब्रेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। इस फाउंडेशन डे पे पार्टिसिपेट किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और इन्होंने 3 कॉइन्स भी इशू किए थे। एक कॉइन पे जो पिक्चर थी वो 1 हॉर्न राइनो की थी, सेकेंड में इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, एंड थर्ड कॉइन में रामलला अयोध्या राम टेम्पल की आपको स्टैच्यू या मूर्ति देखने को मिलेगी। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन है वो विजय रंजन सिंह है। कौन है? विजय रंजन सिंह। इनकी 9 यूनिट है, 4 मिंटिंग 4 प्रिंटिंग यूनिट है, और आपकी पेपर मिल भी इनकी देखने को मिल जाएगी। ये मिनी रत्न कैटेगरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। इसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ था और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Japan commits official development assistance loan of the Japanese yen 232 billion for the 9 project in the various sector in India। रिसेंटली जापान ने कमिट किया है कि भारत के 9 अलग अलग प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करेगा। कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? 232.209 बिलियन एन में ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, अपना मतलब फंडिंग करेगा। वो 9 प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रोड नेटवर्क तैयार करना है, फिर चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड को तैयार करना है, हरियाणा में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है, फिर इसके अलावा राजस्थान में एक इकोसिस्टम तैयार करना है क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सेटअप करने हैं नागालैंड में, कोहिमा में, उसके लिए पैसा देगा। फिर इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम इन द उत्तराखंड, इसमें पैसा देगा। और डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में जापान पैसा देगा इंडिया को। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में ये जो बायलैटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शुरू हुआ है वो 1958 से शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है इंडिया ऑन ट्रैक टू बिकम $35 ट्रिलियन फुली डेवलप्ड इकोनॉमी बाय द 2047। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया ट्रैक पे चल रहा है और 2047 तक इंडिया $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था, तब प्रेस को एड्रेस किया था, तब इन्होंने कहा था इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द 11th लार्जेस्ट टू द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय द 2027। ठीक है, नेक्स्ट, इरिडा एंड पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन हैंड टू द को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ये इरिडा का भी कहानी सेम है बिल्कुल। इरिडा भी बहुत सारे बैंक्स के साथ समय समय पे देखोगे, कभी यूको बैंक के साथ, कभी पंजाब नेशनल बैंक के साथ एग्रीमेंट करता ही रहता है अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि इरिडा का मतलब क्या है? इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है।
ठीक है। और ये बॉडी बेसिकली क्या करती है, हमारे देश में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चलते हैं उन सबको फंडिंग करने का काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट किया था COP26 में कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे बाय द 2030। अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको विंड प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, सोलर प्लांट को सेटअप करना पड़ेगा, और उसके लिए फाइनेंस कौन करेगा, इर्डा करेगा। तो इर्डा क्या करता है, अलग अलग बैंक से जाके मर्जर करता रहता है, MOU साइन करता रहता है। तो इससे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कई सारी कंपनीज, कई सारे बैंक्स के साथ इन्होंने MOU साइन किया, और रिसेंटली सबसे लेटेस्ट है वो पंजाब नेशनल बैंक है। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये तो कर ही रहे हैं, समय समय पे हर किसी के साथ MOU कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट $1 मिलियन टू पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड। देखिए एक फंड बनाया गया है 3 कंट्रीज ने मिलकर, जिसको हम IBSA फंड भी कहते हैं, जिसका काम है पॉवर्टी और हंगर को एलिमिनेट करना। इसे 2006 में तैयार किया गया था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 3 कंट्री, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने रिसेंटली इस फंड में $1 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। नेक्स्ट अगेन मॉर्गन स्टैनली प्रोजेक्ट इंडिया GDP ग्रोथ फॉर FY25 to 6.5%। तो मॉर्गन स्टैनली ने FY25 के लिए भारत की GDP 6.5% फॉरकास्ट की है, और करेंट मतलब FY24 के लिए इन्होंने 6.9% कहा है। ठीक है। तो आप इस डेटा को याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है। इस लिस्ट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर PDF में आप ले सकते हो हमारे वेबसाइट से। इसको आपको याद करना है। विजय शेखर शर्मा, फाउंडर एंड द CEO ऑफ द Paytm, हैज रिजाइंड। इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है RBI अलाउ प्रीपेड वॉलेट्स कार्ड्स विदाउट KYC टू पे फॉर रेल, मेट्रो, बस, टोल एंड पार्किंग। रिसेंटली RBI ने एक सर्कुलर पास किया था और कहा था जितने भी बैंक एंड नॉन बैंक्स हैं वो इशू कर सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट विदाउट KYC फॉर द पब्लिक ट्रांजिट सर्विस सच एज अ मेट्रो, बसेस, रेल, वाटरवे। समटाइम जैसे कि अब मैं डेली अगर मेट्रो से ट्रेवल करती हूँ तो डेली टिकट लेना एक बहुत हेडेक भरा काम हो जाता है, तो क्यों ना मेरे पास एक कार्ड हो, उसको मैं समय समय पर रिचार्ज कराती रहूं और मेरा काम चलता रहे। तो इस तरीके से आपका जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसी को हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और जिससे हमारी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन और स्मूथ हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए, स्पीड हो जाए, इसलिए RBI ने सर्कुलेशन पास किया है। कौन कौन इस PPI इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकता है, तो ऐसे सारे बैंक्स एंड नॉन बैंक्स जो अप्रूव्ड है फ्रॉम द RBI वो PPI इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज पे। पहली न्यूज है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है जुरिस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कि 70% स्टैक एक्वायर कर सकती है इन द कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। नेक्स्ट है डिसेंट्रो एंड जस्ट पे एंड जोहो, ये कुछ फर्म्स हैं जिनको RBI ने लाइसेंस दिया है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने रिसेंटली 2 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? सरल स्वाधान सुप्रीम एंड स्मार्ट स्वाधान सुप्रीम। नेक्स्ट है LIC ने एक नई सेविंग प्लान जीवन धारा 2 और एक नई पॉलिसी इंडेक्स प्लस को लॉन्च किया था। ICICI बैंक कनाडा ने बेसिकली मनी टू इंडिया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। फिर है इंडसइंड बैंक ने एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विद द इजी डिनर, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो 2 मिलियन इंडियंस को स्केल अप करेगा इन द AI बाय 2025, जिसके लिए इस प्रोग्राम का नाम है एडवांटेज इंडिया। बंधन बैंक को अथॉरिटी मिली है बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कि जितने भी हमारे टैक्सेस है, रेवेन्यू को कलेक्ट करने की अथॉरिटी आपकी है। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है एक सेंचुरी कैंपेन जिसका नाम है भारत का कर्नाटका बैंक। HDFC बैंक ने भी 4 क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था, विज फर्स्ट, विज ग्रो, विज पावर एंड विज ब्लैक। जो फ्रीलांसर है, प्रोफेशनल है, एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए से लॉन्च किया गया था। RBI ने रिसेंटली M-Swap को टेक्नोलॉजी जो है उसको भी एग्रीगेटर लाइसेंस प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट IT सर्विस एंड कंसल्टेंटिंग फर्म है टेक महिंद्रा। इन्होंने अनाउंस किया है दैट इट हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक इन द फिलीपींस ऑर्किड साइबर टेक सर्विस। और कितनी कॉस्ट पे? $3.27 मिलियन की कॉस्ट पे। अब SBI ने क्या कहा है कि इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो डिक्लाइन हुई है 4.5 to 5% इन 22-23। रूरल पॉवर्टी ड्रॉप हुई है 7.2% फ्रॉम द 25.7% 2011-12 के कंपैरिजन में ये बात की गई है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू। इस पे हमें डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। मैं कुछ बेसिक बातें बस बता देती हूँ, हम डायरेक्टली इंतरिम बजट पे ही डिस्कशन करेंगे। ये जो इंडियन इकोनॉमी रिव्यू है, ये बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज किया जाता है, मतलब 31 जनवरी को। बट इस साल हमारा जो इंतरिम बजट आया है, क्योंकि फाइनल बजट तो जुलाई में आएगा, तो इस साल यहाँ पर इकोनॉमिक जो सर्वे है वो पब्लिश नहीं किया गया। इसके अलावा इसकी जगह पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, एक 74 पेज का एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था जिसका नाम है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ऑथर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन। और उनकी टीम ने इसको प्रिपेयर किया था, जिसमें 2 चैप्टर थे, 74 पेजेस का डॉक्यूमेंट था। चैप्टर 1 में आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू दिया गया था, और चैप्टर 2 में जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, क्या डिफरेंट सेक्टर में प्रोग्रेस थी, वो सारी चीज़ों को चैप्टर 2 में दिखाया गया था, ठीक है। इसमें कहा गया कि इन लास्ट जो पास्ट डिकेड है उसमें भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब भारत 10th पोजीशन से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ठीक है। ये बात इसमें कही गई थी। फिर क्या कहा था कि नेक्स्ट 3 इयर्स में भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी होगी वो $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। ये बातें इसमें की गई थी। फिर इसमें कहा था कि यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे ओवरऑल पब्लिक सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल असेट को क्रिएट कर रही है, और यहाँ पे जो बजट है वो आप देखेंगे कि पहले 5.6 लाख करोड़ रुपीस था FY15 में, और ये FY24 में 18.6 लाख करोड़ हो गया है। मतलब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा खर्च किया है, और 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिर इन्होंने बताया कि हमने कई सारी फाइनेंशियल सेक्टर में भी स्कीम्स को लॉन्च किया था, जैसे कि जनधन योजना थी। जनधन योजना से हमने काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके बैंक में अकाउंट ओपन किए थे, लगभग 51 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट ओपन किए, जिनमें से 55% वीमेंस है। ये बात यहाँ पे कही है। 2015-16 में हमारे देश में केवल 53% लोगों के पास ही अकाउंट थे, लेकिन 2019-21 तक 78.6% लोगों के पास अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी लिख दिए हैं, जैसे कि जनधन योजना को हमने 20 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स पे, जिससे आप इस स्कीम को रिलेट कर पाओ कि कब इसे लॉन्च की गई थी, ठीक है। फिर वीमेंस का पार्टिसिपेशन के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि हमने स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया मिशंस को रन किया था, और भारत में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है? 23.3% था 2017-18 में, और ये 37% हो गया है 22-23 में। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ था, और आपको मैगजीन में डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? तो इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्रेजेंट करते हैं, बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसे रेडी किया जाता है, ठीक है। पहले जो आपका पहली बार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था वह 1950-51 में किया गया था। अप टू 1964 इट वॉज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द यूनियन बजट, यूनियन बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से यहाँ पे डीलिंग कर दिया गया था, मतलब सर्वे अलग आता था और बजट अलग आता था। अभी हमें बात करनी इंतरिम बजट के बारे में। सो इंतरिम बजट क्यों आया? क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है। फाइनल बजट कब आएगा? तो जुलाई में आपको फाइनल बजट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या बातें की गई? बजट क्या होता है? तो बजट बताता है कि सरकार का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। आने वाले समय में रेवेन्यू क्या होगा और कहाँ कहाँ पे सरकार किस किस सेक्टर में खर्चा करेगी, यही आपका बजट होता है, ठीक है। बजट में ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा रेवेन्यू कितना था और हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना हमारा फिजिकल डिफिसिट रहा है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना हमारा फिजिकल डिफिसिट रहेगा। ये सारी बातें बजट में कही जाती हैं, ठीक है। फिजिकल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसको ही हम फिजिकल ईयर कहते हैं। पहली बार जो बजट हमारे इंडिया में प्रेजेंट किया गया था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1860 में किया गया था बाय द जेम्स विल्सन, और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फर्स्ट बजट 1947 में प्रेजेंट किया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर R.K. षटमुखम शेट्टी, ठीक है। बजट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको तैयार करती है, नोडल एजेंसी होती है। बजट 2 तरीके से क्लासिफाई होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है और एक आपका कैपिटल बजट होता है, ठीक है। चलिए अब हाइलाइट्स को डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। तो हाइलाइट्स में सबसे पहले तो यहाँ पे 4 कास्ट की बात की गई है। यहाँ पर एक कास्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं है। यहाँ पर जो 4 कास्ट की बात की गई है जिनका अपलिफ्टमेंट करना है वो है आपके गरीब, ठीक है,
गरीब के बाद वीमेंस, यूथ और फार्मर्स। तो ये 4 हाईएस्ट प्रायोरिटी कैटेगरीज है जिनको हमको अपलिफ्टमेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की गई थी और इसके लिए आपको पता है प्रधानमंत्री ने सूर्य योजना, सूर्य मुफ्त बिजली योजना को भी लॉन्च कर दिया 75,000 करोड़ के बजट के साथ, जिसमें 1 लाख घरों में हम रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे एंड 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड करेंगे। फिर पीएम आवास योजना के बारे में बात की गई। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंदर हमने 2 करोड़ घरों को बनाया है इन द 5 ईयर्स, मतलब 2 करोड़ घरों को हम बनाएंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स ग्रामीण एरिया में। पीएम आवास योजना की मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और इसे लॉन्च कब किया गया था? 2016 में। इसके अलावा आपको पता है वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की गई थी, जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए 9 से लेकर 14 ईयर्स तक की जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की जाएगी। तो गवर्नमेंट इस पे काम कर ही रही है, आपको पता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमने पिछले कुछ समय में और अभी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? हमने आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड किया है अंडर द सक्षम आंगनवाड़ी एंड द पोषण 2.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण को शुरू किया गया था अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन 21-22 से 25-26, ठीक है। और क्या बात यहाँ पे की गई है, आइए हम देख लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, यूविन प्लेटफॉर्म। यूविन प्लेटफॉर्म बेसिकली मिशन इंद्रधनुष का ही पार्ट था, जिसमें आपको आपके वैक्सीनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में, उसकी कौन कौन से वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी डेडलाइन क्या है, कब वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मिशन इंद्रधनुष को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था 2014 में, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट की है कि द GDP ग्रोथ फॉर द FY 23-24 रियल GDP ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 7.3%, ठीक है। 7.3% यहाँ पर एस्टिमेशन किया गया है। और क्या क्या एस्टिमेशन किया गया है कि टोटल रिसिप्ट, मतलब जो टोटल रेवेन्यू है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वो कितना जनरेट होगा? 30.80 लाख करोड़ रुपीस। टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा कितना प्रोजेक्ट किया गया है? 47.66 लाख करोड़। तो देखो, कमाई कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल डिपॉजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिजिकल डिपॉजिट कितना एस्टिमेट किया गया है? तो 5.8% ऑफ द GDP फॉर द FY 24 और FY 25 के लिए 5.1% ऑफ द GDP यहाँ पर बोला गया है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हमारे जो लॉसेज है, फिजिकल डिपॉजिट है, वो कम हो जाए और हम कोशिश करेंगे कि FY 26 तक के बिलो 4.5 हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। तो इसमें कहा है कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू 2014 और हमारा प्रोजेक्शन है कि FY 25 में हमारा जो टैक्स कलेक्शन होगा वो 26.02 लाख करोड़ रुपीस का होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा और क्या बातें की गई हैं? यहाँ पर कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको हमने डिक्रीज किया है फ्रॉम 30% टू 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी एंड द 15% टू द न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हमने टैक्स रिजीम में चेंजेस नहीं किए हैं, बिल्कुल सेम है जैसे कि पुराने टैक्स रिजीम थे, वही बातें यहाँ पे की गई हैं। FDI के ऊपर क्या डिस्कशन किया है? तो इन्होंने कहा है कि FDI इनफ्लो 2014 से 23 के बीच में हमारी कंट्री में $596 बिलियन का रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एनवायरनमेंट और ग्रीन एनर्जी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? तो हमने यहाँ पर एक गोल्ड गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी 100 मेट्रिक टन को हम सेटअप करेंगे 2030 तक, ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्राइवेट प्लेयर, इंडिविजुअल्स बायोमास मशीनरी सेटअप करना चाहते हैं या फिर ब्लेंडिंग कंप्रेस बायोगैस प्लांट को सेटअप करना है, उनके लिए हम काम करेंगे। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी पे फोकस किया गया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट है कि हम 11.1% मतलब 11 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 3.4% होगा GDP का। इसमें हम रेलवे, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर, इसके अलावा आपके पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर को सेटअप करेंगे अंडर द PM गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एविएशन सेक्टर में भी 10 ईयर्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं और नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की जो संख्या है वो डबल हो चुकी है हमारी कंट्री में। टैक्सेशन तो मैंने बता ही दिया, इसमें कोई चेंजेस है नहीं।
वीमेंस में भी आपको यहाँ पे जो लखपति दीदी का टारगेट है वो 2 करोड़ रुपए से इंक्रीज करके 2 करोड़ बेनिफिशरीज से इंक्रीज करके 3 करोड़ बेनिफिशरीज कर दिया है लखपति दीदी का टारगेट। ठीक है, डन। तो नारी शक्ति के लिए जो प्रोग्राम्स हुए हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसको 2020 10 सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, ब्लू इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 2020 से 25 तक। ठीक है, इसके अंदर एक और सब स्कीम को आपको पता है लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को भी अपकमिंग ईयर में सेटअप किया जाएगा हमारे देश में। इसके अलावा हमारे जो एप्लीकेशन है नैनो डीएपी की ऑन द वेरियस क्रॉप, इसको एक्सटेंड किया जाएगा ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। यूथ के लिए स्किल मिशन को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में, और काफ़ी सारे यूथ को, लगभग 1.4 करोड़ ऐसे यूथ है जिसको स्किल इंडिया मिशन के अंदर ट्रेनिंग मिली है और उनको रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। ठीक है, इसके अलावा 43 करोड़ लोन सैंक्शन किए गए हैं अंडर द पीएम मुद्रा स्कीम। पीएम मुद्रा स्कीम को भी प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में ही लॉन्च किया था, जिसमें अप टू 10 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस को ओपन करने के लिए। ठीक है, और क्या बातें की गई हैं इसमें, अबाउट द पीएम श्री स्कूल के बारे में बात किया गया है, मतलब पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका टोटल कॉस्ट है 27,360 करोड़ रुपीस। ओके, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इन्फ्यूज कर चुका है 18,000 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 22, 23 से 26, 27। और आप देखते हैं कि समय समय पे पीएम श्री स्कूल्स को इनॉग्रेट किया जाता रहता है। क्लियर है? और क्या हाईलाइट्स है? पीएम स्वनिधि स्कीम, जो कि आपको पता है कोविड के समय लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। ठीक है, इस स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हमने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को क्रेडिट सपोर्ट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान योजना। तो इन्होंने कहा है कि 11.8 करोड़ फार्मर्स को हमने सपोर्ट किया है। और पीएम किसान एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको हमने 24 फेब 2019 को लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में हमने 1361 मंडीज को इंटीग्रेट किया है, जिससे 3 लाख करोड़ जो आपके 1.8 करोड़ फार्मर्स फैमिली को प्रॉफिट होगा इससे। अच्छा, जो ई नाम स्कीम है इसको 2016 में ही लॉन्च किया गया था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमने कई सारे IITs, IIITs, IIM, एम्स को ओपन किया है और 390 यूनिवर्सिटी सेटअप की हैं। ठीक है, फिर हाईएस्ट एवर मेडल टैली एशियन गेम और पैरा एशियन गेम्स में हमको देखने को मिला। इसके पहले इतना अचीवमेंट नहीं था स्पोर्ट कैटेगरी में, मतलब हमने स्पोर्ट कैटेगरी में भी काम किया है। खेलो इंडिया इनिशिएटिव को भी 2018 में हमने ही लॉन्च किया था। आपने बताया कि 2010 में हमारे कंट्री में जो ग्रैंड मास्टर थे वो 20 थे, आज हमारे देश में 80+ ग्रैंड मास्टर, आपको चेस ग्रैंड मास्टर देखने को मिल जाएंगे। ये बातें यहाँ पे कही गई। ठीक है, डन। Until 2016, the railway budget was presented separately a few days before the main union budget. लेकिन since 2017, it has merged with the general budget. तो रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया 2017 में। बजट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल 112 में मिलती है, लेकिन बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पन्ने में नहीं है। बजट की जगह जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स जिसके लिए बजट अलॉट किया गया है इंतरिम बजट में, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए 86,000 करोड़ रुपीस दिया है। आयुष्मान भारत के लिए 7,500 करोड़ रुपीस, PLI स्कीम के लिए 6,200 करोड़ रुपीस दिया गया है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए 6,900 करोड़ रुपीस का बजट है। सोलर पावर ग्रिड रेडी करने के लिए 8,500 करोड़ रुपीस का बजट है। और मोस्ट VVIP नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ है। ठीक है, तो ये स्कीम कब लॉन्च की है, ये आपका होमवर्क है। आप इन स्कीम्स की लॉन्चिंग डेट याद रख लीजिए, क्योंकि स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन बनता है। आपके जो ESI का पेपर होता है उसमें भी स्कीम पूछी जाती है, क्योंकि ESI आपका 70% लिंक, 70 नहीं 80% लिंक होता है आपके करंट अफेयर से।
तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। मैंने थोड़ा फास्ट आपको पढ़ाया क्योंकि मेरा मकसद है सारी चीज़ों को रिकॉल कराना, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिटेल में डेली करंट अफेयर्स में पढ़ी हुई हैं। जब आप मैगजीन लोगे तो मैगजीन में आप आराम से डिटेल में पढ़ भी सकते हो, लेकिन इसका मकसद ये है कि कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में हैं, क्या क्या काम आपको करना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा मंथली कंपाइलेशन आज यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर हम बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ के मंथली कंपाइलेशन के साथ, मतलब मार्च के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिएगा, एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी थोड़ा सा मतलब अच्छा फील करूँ कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को रेडी करने में, आप भी जानते हैं। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो हो जाता है और कंटिन्यू बोलना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, ओके। सो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।